नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आप सभी के साथ सुनीता पटेल। जैसा कि हमारे दिन की शुरुआत होती है एक अच्छे सुविचार के साथ, और क्या है आज की तिथि ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर में विश्वव्यापी अभियान जो कि हमेशा चलाया जाता रहा है, लेकिन देश भर में जो अभियान चलाया जाता है वो है स्वच्छता ही सेवा। जी हाँ, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहती है आज की तिथि। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज की तिथि। तो चलिए आज की तिथि जान लेते हैं। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, भाद्रपद माह, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि। आज 27 सितंबर, दिन बुधवार, और आज विशेष धनिष्ठा और धृति योग का संयोग भी बन रहा है। तो जैसा कि हमने तिथि जानी, और सबसे महत्वपूर्ण होता है आज को जानने से पहले हमारे इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ है। तो चलिए आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी, जानते हैं। आज के दिन 1833 में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था। आज के दिन की बात करें तो 1905 में महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड आइंस्टीन का प्रसिद्ध E=mc² का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। साथ ही अगर 1932 की बात करें तो भारतीय फिल्मों के रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा का जन्म आज के दिन ही हुआ। 1958 में आज का इतिहास कहता है मिहिर सेन, जिन्होंने ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। और साथ ही 1980 की अगर बात करें तो पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था इस दिन। इसी दिन शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन की। और साथ ही 1996 की अगर हम बात करें तो तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आज के दिन ही कब्जा किया था। 1998 में विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की शुरुआत आज के दिन यानी 27 सितंबर को ही हुई। 2002 में न्यूयॉर्क में विश्व बैंक व IMF की वार्षिक बैठक आज के दिन ही शुरू हुई। और सन 2009 में 27 सितंबर को ही भारत पाक के विदेश मंत्रियों की बातचीत की शुरुआत हुई। तो चलिए दर्शकों, आज का इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन कहा जाता है कि दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ होनी चाहिए, सुविचार के साथ होनी चाहिए। तो क्यों ना सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ही हम जान लेते हैं आज का सुविचार। तो जैसा कि स्वच्छता का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें क्या संदेश दिया। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। कम उम्र में सीखी गई आदतें व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाती हैं। तो आदतें ही व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, चरित्र का निर्माण करती हैं। इसलिए स्वच्छता को बचपन से ही अपनी आदत में अपनाएं और यही संदेश दें। तो चलिए हम अपने मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन आइए एक शुरुआत, क्योंकि भगवान श्री गणेश के ये दिन चल रहे हैं, पावन दिन हैं, तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भगवान गणेश की वंदना से। लेकिन उससे पहले मैं आपको परिचय करवा देती हूँ हमारे साथ कौन कौन से एक्सपर्ट्स आज के दिन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी, हमारे साथ कृष्णकांत पाल जी हैं, प्रधान सेवक हैं, सरपंच हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं समाज सेवी और साहित्यकार भी हैं, और पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभय कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट्स से हम बातचीत करेंगे, लेकिन भगवान गणेश की वंदना के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य होते हैं। तो आइए उनकी आराधना करते हैं और सुनते हैं एक सुंदर सा भजन।
गजानन ॐ अष्टविनायक गजानन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ फूलों की अंकुरियां बरसाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ तो भगवान श्री गणेश की सुंदर वंदना के बाद हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों के ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा बरसे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करें। और जैसा कि हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है स्वच्छता ही सेवा। जी हाँ, अगर आप सेवा करना चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो आपको स्वच्छता को सर्वोपरि रखना होगा। और यही संदेश हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी दिया, और इसी को लेकर आज बच्चा बच्चा जो है इसको चरितार्थ कर रहा है। और चलिए हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी जो खुशखबरी ये है कि केंद्रीय एवं प्रसारण सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये ऐलान किया है, जो फिल्मी हस्ती मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान, जिनको दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। और उनकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो प्यासा, सीआईडी, गाइड जैसी बहुत अच्छी फिल्मों में उन्होंने कार्य किया और जिसकी तमाम दर्शक सराहना करते हैं। तो चलिए हमारे कुछ गेस्ट हैं जो कि उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभय कृष्ण मिश्रा जी हैं, सामाजिक सरोकार भी वो रखते हैं, साहित्यकार भी हैं। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे इस घोषणा को लेकर, क्योंकि किसी भी फिल्मी हस्ती के लिए एक बहुत बड़ा ये सम्मान, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जी देखिए, वहीदा जी भारतीय सिनेमा की बड़ी अप्रतिम और अद्वितीय सौंदर्य वाली अभिनेत्री रही हैं। 3 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इन्होंने एक तेलुगु फिल्म से की थी, रोजोलू मेरी जी। 1955 में। 1956 में इनकी पहली फिल्म आई सीआईडी और पिक्चर बड़ी पॉपुलर हुई। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया, उल्लेखनीय परिवर्तन, जब ये गुरुदत्त जी के संपर्क में आई और गुरुदत्त जी के साथ में इन्होंने
बड़ी कालजयी 4 फिल्में की, जिसमें से शुरुआत फिल्म प्यासा से हुई 1957 में। उसके बाद 1959 में कागज की फूल आई। 1960 में चौदहवीं का चांद, जिसका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। और 1962 में साहिब बीबी और गुलाम, जिसमें इनके साथ मीना कुमारी जी भी थी। और उस फिल्म का अवसाद इतना हो गया था मीना कुमारी जी के, बड़े लंबे समय तक वो नैराश्य में रहीं जी। तो ये चारों बड़ी कालजयी रचनाएं कहलाती हैं फिल्म के इतिहास में। लेकिन इन चारों में नॉमिनेशन होने के बावजूद भी वो उस समय तक के कोई पुरस्कार नहीं पा सकी थी। पहला पुरस्कार उनको मिला फिल्म देवानंद साहब के साथ गाइड से, और गाइड को वो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानती हैं। जैसा कि उन्होंने बहुत चंद इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि उनका सोचना ये था कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, तो वाई शुड पीपल इंटरफेयर इन इट। लेकिन जो चंद इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए उसमें उन्होंने कहा कि गाइड जो थी वो उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। उसके बाद 1967 में राम और श्याम बहुत अच्छी फिल्म आई उनकी। 1968 में नीलकमल से उनको दोबारा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए, जो पहला गाइड के लिए, दूसरा नीलकमल के लिए, और फिर 2006 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया। 1971 में रेशमा और शेरा के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला जी। और एक उल्लेखनीय फिल्म उनकी थी खामोशी, जो बिना किसी संवाद के थी और बहुत मर्मस्पर्शी फिल्म थी। 1972 में भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। 2011 में पद्म विभूषण दिया गया और अब 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की तैयारी है जी। वहीदा रहमान जी ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ में उनकी प्रेमिका का भी रोल प्ले किया है अदालत में जी। और फिर उनकी बाद में माँ का रोल प्ले किया त्रिशूल में, कुली में। और अमिताभ बच्चन कहते हैं उनके जैसी बड़ी हस्ती ये मानती है कि वहीदा रहमान जी सबसे खूबसूरत और सबसे समर्थ अभिनेत्री रही हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अपनी वर्सेटाइल रोल्स को उन्होंने निभाया। बहुत अच्छा आपने अभय जी पूरा वृत्तांत, कौन सी उनकी पहली फिल्म थी और फिल्मी करियर कैसा रहा। दादा साहेब फाल्के की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के हैं, जिनके नाम पर ये सर्वोच्च सम्मान भारतीय सिनेमा की हस्तियों को दिया जाता है। और इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स और जो है अवार्ड के लिए अब उनको शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज सुनाई दे रही ना आपको? जी जी जी, नमस्कार। अभय कृष्ण मिश्रा जी से अब आज का टॉपिक जो भी है, जी। आपको चूंकि सिनेमा पर बात कर रहे हैं जी। तो मैं आदरणीय से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहते हैं कि विश्व एक रंगमंच की तरह है, दुनिया एक रंगमंच की तरह है, तो प्लीज बताइए कि सिनेमा क्या है? जी अभय जी। विश्व एक रंगमंच की तरह है जी, तो प्रदीप जी। सिनेमा क्या है? प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा गूढ़ प्रश्न है और जहाँ तक मेरी समझ है सिनेमा जो है समाज का एक प्रतिबिंब है। अपने समाज में हम आसपास जिस तरह का भी घटनाक्रम देखते हैं वही कहीं ना कहीं सिनेमा के रूप में प्रतिध्वनित होता है। बिल्कुल, तो अभय जी ने सवाल का जवाब दिया। मुझे उम्मीद है प्रदीप जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो वहीदा रहमान जो कि मशहूर अदाकारा रही हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं और उनके लिए कहा है प्रतिभा का प्रतीक। जी हाँ, प्रतिभा संपन्न वहीदा रहमान, जिनको 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, इसको लेकर दूरदर्शन मध्य प्रदेश भी उनको हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
और चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो कि हमारा आज का विषय है नमस्कार एमपी में स्वच्छता ही सेवा। और हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं कृष्णकांत पाल जी, प्रधान सेवक हैं, वर्तमान सरपंच हैं मेंडोरी से। कृष्णकांत पाल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे क्योंकि ग्रामीण परिवेश की हम बात करें स्वच्छता को लेकर, क्योंकि शहरी अंचलों में बहुत सारे ऐसे प्रचार के साधन हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लगातार जन जागरूकता फैला रही है। ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल में आप स्वच्छता को लेकर कितना एक अंतर मानते हैं, और दूसरा कितना चैलेंजिंग होता है वहाँ पर स्वच्छता का संदेश देना? स्वच्छता जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें स्वच्छता रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गंदगी अगर अपन फैलाते हैं तो उसके हानि जो होती है वो स्वयं अपने को खुद को होती है जी। ग्रामीण परिवेश में, पंचायतों में, और इसमें स्वच्छता को और बढ़ावा देने के लिए दीवार लेखन भी किया जाता है जी। दीवार लेखन में सब स्लोगन लिखे जाते हैं कि स्वच्छता रखेंगे तो हमें क्या उसका लाभ मिलेगा। और पंचायतों में ई रिक्शा जो हम लोग चलाते हैं वो प्रतिदिन चलता है, घर घर जाता है, जिसमें गीला और सूखा कचरा हम अलग अलग रखते हैं जी। फिर पूरा कलेक्शन होने के बाद वो एक सेग्रीगेशन शेड बना है हमारे यहाँ, तो उसमें छट्टी होती है, गीला कचरा अलग रहता है, सूखा कचरा अलग रखता है। उसका समय सीमा के अंदर हमें एक अपने जो केंद्र बनाया गया है वहाँ पे पहुँचाना रहता है वजन के हिसाब से, तो उसका इंसेंटिव भी पंचायत को मिलता है। पर आजकल हम ये देखते हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस स्वच्छता के उसमें बढ़ी है जो पहले नहीं थी। आज कोई भी बच्चा या कोई व्यक्ति या ग्रामवासी अगर कोई कचरा कहीं फेंकता है तो उसका मन में एक सोच रहती है कि अगर मैं ये कचरा फेंकूंगा तो वो फिर गंदगी होगी। बट आजकल इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि कचरा और स्वच्छता रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये चीज़ हम सब देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभियान स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया है वो देशव्यापी है, जो ज़मीनी स्तर पे भी उतरा है। लोगों की एक मानसिकता पहले से अब बहुत बदली है, कहीं भी कचरा और वेस्ट मटेरियल ये सब आजकल लोग नहीं फेंक रहे हैं। और इसमें भी और नागरिकों की भी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी सरकार द्वारा, और अभी जो अभियान जो चल रहा है उसमें लोग खुद इतना अवेयर हो चुके हैं कि अपन अगर कचरा फेंकेंगे तो अपना गांव गंदा दिखेगा, उसमें रैंकिंग नहीं मिलेगी। और जो गांव स्वच्छ हैं उनको समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा उसमें रैंकिंग मिलती है, उनको नंबरिंग मिलती है, तो उसमें भी लोगों की उत्सुकता रहती है कि हमारे ग्राम पंचायत को कैसे हम स्वच्छ बनाएं। तो उसमें हम लोग काम करते हैं और पब्लिक सपोर्ट भी हमें मिलता है, क्योंकि जो चीज़ हम पहले देखते थे कि एक ही पॉलीथीन या एक ही उसमें पूरा कचरा मिक्स करके फेंक दिया जाता था, पर अब जो कचरा गाड़ी चलती है तो उसमें गीला कचरा अलग जाता है, सूखा कचरा अलग जाता है। और इससे बहुत ज़्यादा लाभ हम लोगों को भी मिला है, क्योंकि अगर नालियाँ में गंदगी फैलेगी या कहीं एक स्थान पे फैलेगी तो उसमें कीटाणु भी पैदा होंगे, बदबू भी आएगी, मच्छर भी होंगे, तो जिससे बीमारी का भी कारण वो बनता है। तो वो भी अपने ग्रामीण परिवेश में बच्चों को ही उससे हानि होती है। तो ये चीज़ें समय पे इतनी बदली है जिसकी कल्पना हो सकता है लोगों ने भी नहीं करी हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब स्वच्छता को लेकर बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है और कर्तव्यों से पहले, अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को जान गया है कि हमें क्या कर्तव्य करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोस, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा देश स्वच्छ रहे तो उससे पहले हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। चलिए हम अपने दूसरे एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं। अभय कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभय जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि समाज सेवा भी करते हैं और रचनाकार भी हैं, तो अभय मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? कृष्णपाल जी जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रधान सेवक हैं और एक स्वच्छता ही सेवा हमारा एक संदेश है, किस तरीके से अपनी रचना के माध्यम से आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता का विचार कोई नया विचार नहीं है जी। जैसा कि कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया है। और हमारे जो स्मृति है, वेद हैं, जी। पुराण हैं, इसमें भी अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता को
लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। उस समय स्वच्छता को शुचिता कहा जाता था। तो स्वच्छता पौराणिक है, सनातन धर्म में निहित है, वैदिक काल से चली आ रही है और 1987 में पहली बार वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी, जी जिसमें 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे और डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई थी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब ऐसा विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी आवश्यकताओं से बिल्कुल। कोई समझौता ना करना पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कहा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एफर्ट्स टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिसाइलिएंट फ्यूचर ऑफ पीपुल एज वेल एज प्लेनेट। लोगों के लिए और इस धरती के लिए इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और इन्हीं 17 गोल्स में से जो 6वें नंबर का गोल है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन का है जी और 6.2 जो है वो सैनिटेशन और हाइजीन का है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2014 में महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर, जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और आज ये देश में पूरी तरह से व्याप्त है और आज हम देख रहे हैं इसका बहुत सुखद परिणाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया और अब ये देशव्यापी अभियान के तौर पर आ चुका है। और जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार एमपी लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आप कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 180023334040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके साथ ही आप लैंडलाइन नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसटीडी कोड डायल करना होगा 0755-266-0049। तो आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, हमारे साथ प्रधान सेवक कृष्णकांत पाल जी हैं, जो कि लगातार स्वच्छता को लेकर संदेश भी दे रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो कृष्णकांत जी, ये जानना चाहूँगी मैं, जैसा कि आपने बताया कि सरकारी योजनाएं जो हैं जिसको लेकर सूखा कचरा, गीला कचरा, इसको लेकर अब जनता ग्रामीण अंचलों में भी अवेयर हो चुकी है। अगर आपके हम गांव की बात करें, मैंडोरी की, तो क्या ओडीएफ सर्टिफिकेट मिल चुका है खुले में शौच को लेकर? जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर वहाँ की स्थिति क्या है? ओडीएफ प्लस हम घोषित पंचायत है जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी और इतना मतलब जो लोगों की सोच होती है उस चीज़ को बदलने का काम उनने किया है। जी, और ये सोच बदलने का काम तो व्यक्ति खुद भी कर सकता है, पर गवर्नमेंट ने सबसे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना प्राइमरी स्टेप लेकर लोगों की एक सोच से लेके पूरा ज़िंदगी बदलने का काम किया है। अपन उस चीज़ को छोटी सी समझते थे, पर आज वो इतनी बड़ी व्यापक स्थिति में है कि हर एक ग्राम पंचायत, शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें ओडीएफ प्लस करने का काम व्यक्ति को उनने किया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कचरा तो एक ये भी स्वच्छता के उसमें आता है। अब हम ग्राम पंचायत मैंडोरी में जो वेस्ट वाटर निकलता है, घरों से निकला हुआ पानी अपनी नदियों और नालों में डायरेक्टली ना मिले, उसके लिए एसबीएम के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लीज पिट और सोक पिट बनाते हैं। तो लीज पिट, सोक पिट में जो घर से निकलता हुआ जो पानी आता है वो पहले सोक पिट के गड्ढे में जाता है। उसका जो हार्ड वाटर टाइप जो रहता है वो नीचे ऑटोमेटिकली चला जाता है और अच्छा स्वच्छ पानी वो होते हुए आगे नालों में जाके मिलता है। वो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े जिम्मेदारी है कि गंदा पानी डायरेक्टली पिए जल की जो अपनी नदियां हैं या तालाब हैं उसमें ना मिले। हमारे नज़दीकी कैरवा डैम है जिससे लाखों परिवारों को पानी जाता है। तो हमारी तरफ से ये भी जिम्मेदारी तय की गई है
कि जो घरों से निकला पानी नालियों में जाता है उसको भी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस बताई गई है उस प्रोसेस से होते हुए वो पानी नदी में जाए, जिससे कि ज़्यादा जो गंदगियाँ हैं वो पेयजल की जो अपने व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, तालाब है, नदी नाले हैं, उसमें डायरेक्टली ना मिले, क्योंकि वही पानी हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम उस पर भी काम करने जा रहे हैं और ऐसे ही स्वच्छता और ये पेयजल की व्यवस्था को और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बनाने का काम पंचायत कर रही है और आगे भी निरंतर ऐसी चीज़ें जारी रहेंगी। बिल्कुल, तो शहरी अंचल के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी अब ये अवेयरनेस, जागरूकता और कहीं ना कहीं एक चेतना जागृत हो गई है कि हमें अपने गांव को और सबसे पहले स्वयं को, अपने पड़ोस को, खुद को, अपने परिवार को स्वच्छ रखना है। और इसका जागरण ये है कि जिस तरीके से नारा दिया गया है कि स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। तो इस अभियान को लगातार चलाया जा रहा है और इसको लेकर हर दिन हम चर्चा भी करते हैं नमस्कार एमपी में और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं। चलिए मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट अभय कृष्ण मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ। अभय जी, जिस तरीके से कहा जाता है, हमने अभी गणेश जी का भजन सुना, एक भजन हम हमेशा करते आए हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्वयं को स्वच्छ नहीं रखते, अपने आंगन को स्वच्छ नहीं रखते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान जब हमारे आंगन पे नहीं आएंगे तो इंसान कैसे आएगा? देखिए, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से ही होती है। जैसे महात्मा गांधी अपने कपड़े स्वयं धोते थे, अपने शौचालय की सफाई स्वयं करते थे। तो हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम यदि अपने आप को स्वच्छ रखें तो अगला कदम परिवार को, समाज को स्वच्छ रखना, उसका अगला कदम देश को स्वच्छ रखना, और इस तरह से स्वच्छता जो है एक आदत सी बन जाती है। मैंने कुछ संस्कृत में लिखा है, अहम शुद्धम वयम शुद्धम ततः भारतवर्षः शुद्धम आरंभे व्यष्टि शुद्धम क्रमशः समष्टि शुद्धम। अर्थात मैं स्वच्छ रहूँगा, हम स्वच्छ रहेंगे, धीरे धीरे भारतवर्ष स्वच्छ हो जाएगा और व्यष्टि से आरंभ करके धीरे धीरे समष्टि तक की स्वच्छता को हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की और यही संदेश लगातार हम आपको दे रहे हैं और साथ ही देश का बच्चा बच्चा अब जागृत हो चुका है। तो चलिए स्वच्छता का संदेश देते देते एक संदेश हम आपको और भी देना चाहेंगे, क्योंकि नमस्कार एमपी आपको हर दिन एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां आप पहुंचकर आपको लगेगा वाकई इस स्थान पे आपको ज़रूर घूमना चाहिए। तो चलिए हमारे सेगमेंट पर्यटन का रुख करते हैं। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है।
मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की यह सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी, तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के तभी आपने किए उज्जैन स्थित देवी गढ़कालिका के दरबार के दर्शन, जो कि महाकवि कालिदास की आराध्या देवी रही हैं और बहुत सुंदर यहाँ का पुरातन इतिहास है। तो वाकई निश्चित तौर पर आप सभी को यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। और हमने आपको दर्शन कराए बैठे बैठे महाकाली के, जो कि तांत्रिक साधना के लिए भी ये पूजी जाती हैं। और चलिए अब हम फिर रुक करते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वच्छता ही सेवा की ओर। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सरपंच साहब आपका ही रुक करना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश लगातार जा रहा है कि स्वच्छता को आप क्योंकि प्रधान सेवक आपको कहा जाता है और हम सेवा का ही जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं जिससे कि जागरूकता फैले? क्योंकि तमाम चीज़ें आपने बताई कि शासन के द्वारा क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें कम हैं जो हमें मिलनी चाहिए या हमें करनी चाहिए, जिसको लेकर हम अपने गाँव से पूरे देश में संदेश दे सकें? मेरा ये मानना है कि अगर ग्राम पंचायतों में जो शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाए जी। क्योंकि आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के सबसे युवा और सबसे शिक्षित सरपंचों में से हमारा नाम है जी। और मैं उसी के उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम करने की मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा है कि पहले मेरे यहाँ जो सरकारी स्कूल था तो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे। मैं जब पहली बार गया उसमें तो मुझे बहुत अलग सा फील हुआ कि नहीं, बच्चे जब नीचे पढ़ेंगे तो कैसे अच्छा उनके मन में कैसे भाव आ गया अच्छा पढ़ने से, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं तो वो बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ बच्चे अच्छे फर्नीचर पर बैठते हैं। तो मैंने सबसे पहले वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था करी, तो बच्चे जो नीचे दरियों पे पढ़ते थे तो आज वो फर्नीचर के ऊपर टेबल कुर्सी जो बेंचेस होती हैं उस पर बैठ के पढ़ते हैं। बच्चों को कैसे कंप्यूटर की जानकारी और उसमें कंप्यूटर में, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन डिजिटल सब चीज़ें हो गई हैं, शिक्षा का भी जो माध्यम अब किताबी कम रह गया है, कब डिजिटलाइज्ड हो गया है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो गई है। तो उनको 5 कंप्यूटर भी उपलब्ध कराने का काम हमने किया है स्कूल में। और कैसे मेरा ये संकल्प है कि स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे मैं ग्राम पंचायत मैंडोरी के स्कूल को बनाने का काम करूं और उसी के लिए प्रयास निरंतर जारी है। फर्नीचर की हो गई है, जल्द से जल्द हम उसमें और रिनोवेशन के काम करने का प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन और दूसरा कि अगर एजुकेशन बच्चों को हम अच्छी दे पाएँ तो वो कहीं ना कहीं गांव का भी गौरव बढ़ेगा उसमें और बच्चों का भी मन। आप पहले देखेंगे हमारे यहाँ बहुत कम एडमिशन थे, पर इस बार हमने व्यक्तिगत मैंने खुद बस्तियों में जो बच्चे नहीं जाते थे उनके पेरेंट्सों से बात कर करके उनको कन्विंस करके स्कूलों में एडमिशन कराया। अगर उनकी कोई भी चीज़, क्योंकि ऑनलाइन भी हो गई है, तो उनके समग्र आईडी हो गई, आधार कार्ड यहाँ के होना चाहिए अपनी पंचायत के, क्योंकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन एमपी गवर्नमेंट की स्कूलों में होता है तो वो ये सब चीज़ें आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ की। मैंने उसमें भी प्राथमिकता से काम किया, उनके समग्र आईडी बनवाने का काम किया, उनका आधार कार्ड का संशोधन
करने का काम किया। बच्चों का अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना उसका भी, क्योंकि ये बहुत डॉक्यूमेंटेशन अच्छा कृष्णकांत जी आप कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हम बधाई देते हैं कि आप इस उम्र में एक बहुत अच्छी सेवा भाव से काम कर रहे हैं। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो क्योंकि पढ़ाई को लेकर आपने बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम उठाया है, बच्चों को लेकर जो ज़मीन पर बैठते थे आपने उनको एक इस तरीके से स्तर प्रदान किया ताकि उनको ये लगे ना कि हम एक ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे हैं। लेकिन स्वच्छता की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कहा जाता है कि आदत जो है वो बचपन से ही बनती है। मुझे याद आता है स्कूल में जब हम थे तो हमें एक श्रमदान का एक पीरियड हुआ करता था। हमें जाकर अपने आसपास के जो ग्राउंड है वहाँ पर अगर कचरा दिख रहा है तो स्टूडेंट्स को उस समय उठाना है। हर क्लास में एक पीरियड होता था। क्या आपके गांव में कुछ इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं कि बचपन से ही हमारी आदत बन जाए? किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हम बीच बीच में 15 दिन या 20 दिनों के अंतराल में एक प्रभात फेरी और एक जागरूकता भी कार्यक्रम करते हैं, जिसमें गांव की टोलियां और हमारे सबसे नज़दीक शहरी पंचायतों में से एक है तो गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं इनके बच्चे भी आते हैं। इनके साथ मिलकर हम गांव-गांव में जागरूकता अभियान, प्रभात फेरियाँ और जो नाटकीय कार्यक्रम होते हैं उसमें संदेश देने का भी काम हम लोग करते हैं, जिसमें ग्राम और अब एक बहुत अच्छी सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूह बनाया गया। तो महिला स्व सहायता समूह की जो माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो भी इस काम को हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। उनके माध्यम से हम उनको मैसेज करते हैं तो वो भी अपना समय लेकर आती हैं, क्योंकि वो भी ग्रामीण की हमारी महिलाएं, उनका भी योगदान होना ज़रूरी है। तो वो आके उन लोगों को भी संदेश देने का काम हम लोग करते हैं। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, बीच बीच में नाटकीय कार्यक्रम होते हैं और जैसा मैंने पहले आपको बताया दीवार लेखन पे भी स्वच्छता के जो स्लोगन्स हैं और चित्र हैं, डस्टबिन में कचरा फेंकें, यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, गीला सूखा कचरा अलग अलग फेंकें डाल कर उसको अपन को डिस्पोज करना है। और दूसरा हमारे यहाँ जो छोटी छोटी जो किराने की दुकानें हैं जो कि सभी पंचायतों में होती है, तो उसमें हमने बीच में एक ये पॉलीथीन मुक्त किराना दुकान करके एक अभियान बीच में चलाया, जिसमें हमने पेपर बैग प्रोवाइड करे। उसमें महिला स्व सहायता समूह की माताओं को ये बनाने का काम सरकार देती है। तो बीच में उन्हीं से कि आप जो सामान आप जो आपके ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं वो आप पॉलीथीन में ना कराएं, क्योंकि पॉलीथीन ही सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल है जो कि डिस्पोज होने में सालों लगता है। पेपर के बैग्स में आप लोग जो शक्कर है या जो आप किराने का जो सामान दे रहे हैं वो आप उसमें दें। हरी सब्जियां जो आप दे रहे हैं पॉलीथीन के बिल्कुल बैग्स यूज़ ना करें। इसमें भी हमने काम किया है, क्योंकि जागरूकता जितनी ज़्यादा लोगों में होगी उतना कचरा कम अपन गंदगी फैलेगी, उतने अच्छा अपन स्वच्छ अपना वातावरण बना पाएंगे। बीच बीच में वृक्षारोपण का भी हम करते हैं। और अभी और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायतों में से आती है, जिसमें हमने ग्राम पंचायत को एक वेल फर्निश्ड वेल मेंटेन बनाने का काम किया है। अभी हमने स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम किया है, क्योंकि अपन जो देखते हैं कि ग्रामीण जब शहर में जाता है तो वहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है, जब रात में आता है तो उजाला दिखता है, उनको भी मन में रहता है कि नहीं हमारे भी गांव में लाइट लगे। अगर रात में कोई बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं या माताएं रात में कहीं किसी के घर में, निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल को भी एक बहुत अच्छे तरीके से शहरी परिवेश में तब्दील करने का प्रयास कृष्णकांत जी कर रहे हैं और एक कम उम्र में एक बहुत बढ़िया इनका प्रयास है। चलिए मैं फिर से रुक करना चाहूँगी, हमारे साथ साहित्यकार और साथ ही समाज सेवी अभय कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, कृष्णकांत जी से हमने स्वच्छता को लेकर बात कर ली, लेकिन अब हम चाहेंगे कोई रचना ऐसी सुनाएं हमारे तमाम दर्शकों को स्वच्छता को लेकर, ताकि एक संदेश वहाँ तक पहुँचे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हास्य व्यंग की विद्या है जी, इसका प्रभाव त्वरित होता है। बिल्कुल। तो संदेश स्वच्छता का ही है, लेकिन जैसी मानवीय प्रवृत्ति होती है तो हम लोग देखते हैं कि अपने घर का कचरा साफ कर दिया, पड़ोसी की पड़ोसी जाने। क्या बात है। तो इस पर छोटी सी पंक्ति लिखी गई है जी, स्वागत। कि मेरा कचरा तुझको अर्पण, तेरा अगले वाले को, मेरा कचरा तुझको अर्पण, तेरा अगले वाले को, अंत में जाके भर देंगे हम गांव के सुंदर नाले को। तो निश्चित तौर पर ये लोगों की कहीं ना कहीं भावना होती है कि हम अपने घर में तो सफाई कर ले, लेकिन दूसरे के घर में क्या है ये हमें नहीं देखना। अभी जी कुछ और सुनाना चाहें तो बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने व्यंग के माध्यम से एक सटीक टिप्पणी की है, मुझे वाकई लगता है।
देखिए सुनीता जी, कचरा कचरा सब करें, साफ करे ना कोई, अपना अपना साफ करें तो काहे को कचरा होए। बिल्कुल, बहुत सुंदर ये संदेश है कि कचरा कचरा तो हम करते हैं कि हमें कचरा मुक्त भारत बनाना है, लेकिन बनाना किसको है ये सोचना होगा हमें। और यही वो समय है क्योंकि हम सिर्फ स्वच्छता पखवाड़ा ना मनाएं। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो ये दिवस हम मना रहे हैं, इसे हम क्रमशः दिन न गिने कि आज से शुरुआत हुई है, 2 अक्टूबर को हम इसका समापन करेंगे, बल्कि हर दिन को एक अभियान के तौर पर हम जिए, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और चलिए हमारे साथ कृष्णकांत जी हैं, बहुत अच्छी बात वो बता रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में भी किस तरीके से वो एक प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता को सेवा के तौर पर लिया जाए। कृष्णकांत जी, ग्रामीण अंचल की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जितनी सरकार की योजनाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर दिन को हम या तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस होता है, फिर एक राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस होता है, ये हम जो पखवाड़ा मना रहे हैं, इसमें आप हर दिन क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं जिससे एक सटीक भावना, एक सटीक कार्य हो सके, जो कि हम जन जन तक पहुंचा सके कि हमें इन 15 दिनों में ही काम नहीं करना है, बल्कि हमेशा अपने ग्रामीण अंचल को स्वच्छ रखना है। अभी जैसे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता पखवाड़ा प्रदेश व्यापी अभियान के रूप में, अगर कोई प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर दिल्ली से कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ जन जन तक जाती है जी। पर जैसा कि आपने बताया कि 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी जी। पहले उसको एक छोटा सा क्रियान्वयन किया जा रहा था कि एक छोटी सी बात होगी ये, पर नहीं, आज इतना देशव्यापी और लोगों की इतनी मानसिकता उस चीज़ के लिए बदली है कि अगर अपन कोई भी कचरा या पर कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें। लोगों की मानसिकता बदलने का काम उनने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। सरकारें, शासन इस चीज़ के लिए सबसे प्राथमिकता से कार्य कर रहा है। हमारे गांव में एक कहावत बोली जाती थी कि यहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उसको घूड़ा बोलते हैं, तो बोलते हैं घूड़े का भी दिन बदलता है। तो आज वो दिल बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि उसकी भी एक इतनी पूछ हो रही है हर क्षेत्र में कि जगह जगह अगर कचरा फेंका जाता है तो उसको घूड़ा बोलते हैं। तो उसका भी एक दिन बदलने का मतलब कि वहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, नहीं एक जगह का कचरा इकट्ठा नहीं करने का काम हम लोग करेंगे, बिल्कुल स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। ये चीज़ बदलने का, एक युग बदलने का काम उनके द्वारा किया गया। आपने जिक्र किया कि घूड़े की जब बात होती है तो गोबर गोबर से भी लेकर वहाँ फेंका जाता है, खाद बनाई जाती है और फिर वो जो है ज़मीनों में हमारे जो उर्वरक बनता है। क्योंकि मैं भी ग्रामीण अंचल से मैं रही हूँ तो मुझे बहुत एक अपनापन सा लगता है देखकर। लेकिन हाँ, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम घूड़े का जिक्र करते हैं, बहुत सारे हमारे घर में जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, और जो रोड होती है, क्योंकि अब तो बहुत पक्की रोड हो चुकी है, जो मवेशी वहाँ पर कचरा करते हैं, जो गोबर करते हैं, उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है? अभी हमारे यहाँ एक गोबर गैस प्लांट लगा है जी, वो भारत सरकार द्वारा ही मिला गया था। उसमें 15 से 20 परिवारों को मिला के एक समिति गठित की गई थी। उसमें सभी, जिस गाँव के परिवेश में सभी के यहाँ 2-2, 3-3 गाय रहती है, क्योंकि स्वयं वो दूध नहीं खरीदते, वो घर ही का दूध उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी के पास खेती बाड़ी होती है तो उनको घास और भूसा जो मिलता है उसको अपना उपयोग करते हैं। जो गोबर वहाँ से निकलता है उसमें गोबर गैस प्लांट में मिलाकर उसको गैस की जो बायोगैस निकलती उसमें घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही, उसी का भी उपयोग भी हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो शासन द्वारा तो इतनी योजनाएं पंचायतों को मिल रही है कि जिसका आप कितना लाभ उठा सकते हो आप उठाइए। अभी हमें जो कैरवा, मैंने आपको बताया, कैरवा एक बहुत बढ़िया पेयजल की व्यवस्था अपने भोपाल में है, लाखों लोगों को पानी मिलता है। उसमें ग्राम पंचायत मेंडोरी को प्राथमिकता से लिया गया, क्योंकि उसका जो पानी जो जाता है वो कैरवा डैम में ही डायरेक्टली जाता है। उसको स्वच्छ जो घरों का पानी निकले उसको कैसे फिल्टर वहीं के वहीं करे, कचरा आगे तक ना जाए या गंदा पानी, वेस्ट वाटर अपने तालाब में ना मिले, क्योंकि उसको भी फिल्टर करके पानी हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक मिलने का
है, काम उसके लिए निरंतर जारी है। तो गंदा पानी अगर वहाँ तक जाएगा तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ हैं उसको भी हानि पहुँचेगी, और वो जो पानी अपन पियेंगे तो वो अपने लिए भी नुकसानदायक होगा। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत मैंडोरी का काफ़ी कुछ बजट इसमें दे रही है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसे निरंतर स्वच्छता और पेयजल, क्योंकि पानी भी एक को स्वच्छ बनाने का काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर दिख रहा है जो कचरा उसको तो हम उठा लेंगे, पर पानी के अंदर कैसे कचरे को या जो अंदर केमिकल्स वाटर जा रहा है उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल का काम है। उसको अपन पहले ही उसको ट्रीटमेंट करके अपन पानी को अगर पहुंचाएंगे तो वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, और वो अच्छा पानी अपन लोगों को पेयजल जो मिलेगा तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये प्रयास बेहद ज़रूरी है और इसको लेकर सरकार समय समय पर योजनाएं भी चलाती हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ की जो पावन नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और ग्वारी घाट, जबलपुर की बात करें तो वहाँ नर्मदा नदी के जो अंचल पर ये समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी लगातार एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि अगर वहाँ पर कोई पॉलीथीन यूज़ करके फेंकता है या फिर वहाँ पर साबुन का उपयोग करता है तो उन्हें तुरंत रोका जाता है। और सरकार द्वारा रोको टोको अभियान को लेकर सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, और प्रधान सेवक कृष्णकांत जी जो बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी ऐसी ही जागरूकता देखी जा रही है। चलिए अभय कृष्ण जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अभय जी, कृष्णकांत जी के सवाल से मुझे लग रहा है जिस प्रकार से हम जानवरों की बात करते हैं और इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ हरकतें जानवरों जैसी कर लेते हैं, व्यंग आप कह रहे थे, क्या कुछ आपके जहन में आता है, क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर, कौन सी रचना आप सुनाना चाहेंगे? रचना सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि केवल जो सड़क पे दिख रहा है कचरा या घरों में जो पॉलीथीन और सब्जी और ये सब का कचरा है, ये तो कचरा है ही, लेकिन हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे घर में जो पुराने टूटे हुए खिलौने, बेकार पड़ा हुआ फर्नीचर, जी फटे पुराने रजाई गद्दे कपड़े, ये बहुत सारा ऐसा कबाड़ का सामान हमारे घर में पड़ा हुआ होता है जो हम सोचते हैं कि अरे आज नहीं तो कल यूज़ करेंगे। रानी जिस गुड़िया से खेलती थी तो रानी की बेटी भी उस गुड़िया से खेल लेगी। तो ये जो पुरातन के ये पुराने सामान के प्रति जो हमारा मोह है जी ये भी दरअसल कचरा ही है, बिल्कुल। और ये कचरा घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और घर में कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस की कमी होती है। तो हमें ना केवल सड़क से, पार्क से, हॉस्पिटल से, होटल से, घर से कचरा साफ करना है, बल्कि हमें तमाम उस पुराने सामान को जो हमारे लिए अनुपयोगी है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ सामान उसमें से ऐसा हो जो हमारे लिए अनुपयोगी है लेकिन किसी और के लिए उपयोगी हो, तो उसका उस तरह से निस्तारण कर दिया जाए और एक रोटेशन बना दिया जाए। लेकिन हमको अपने घर में कम से कम सामान रखना चाहिए, यात्रा में कम से कम सामान ले जाना चाहिए और ब्रीदिंग स्पेस का हमको ख्याल रखना चाहिए जी तो इसी के ऊपर चुटीली सी पंक्तियां हैं बिल्कुल, स्वागत। कि घर में कचरा राखिए, बिन कचरा सब सून, कचरा बिना ना उबरे, क्या दिल्ली क्या दून। क्या बात है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो व्यंग होते हैं वो हमें एक संदेश भी दे जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो रह जाते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो इस तरीके से हमें सोचना होगा। और बाकी अभय कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात की, और जिस प्रकार से अभय जी बता रहे थे कि उनकी धर्मपत्नी मेघना मिश्रा जी हैं जो कि स्पैरोज के लिए, चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए भी पर्यावरण स्वच्छता का संदेश देती हैं। तो इस तरीके से हमें भी संदेश देना चाहिए। और चलते चलते क्योंकि समय की कमी है, कृष्णकांत जी क्या संदेश देना चाहेंगे? एक युवा सरपंच हैं आप और यहाँ पर दूरदर्शन के तमाम जो युवा दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं कि एक युवा होने के नाते अगर आपको सेवा का मौका मिलता है और जो पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता ही सेवा, तो क्या क्या आप ऐसे कदम उठाएंगे जिससे सिर्फ आपके ही ग्राम मिंडोरी में नहीं बल्कि दूर दूर तक ये चर्चा हो कि भाई अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा आदर्श ग्राम चाहिए तो आप मिंडोरी जरूर आइए? अगर व्यक्ति ने सोचा है जी कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि स्वच्छता ही गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री जी मोदी चाहें कि अकेले मेरे उससे हो जाए, पर नहीं, वो हमारे मार्गदर्शन है, वो हमें एक संदेश दे सकते हैं कि अगर स्वच्छता ही अपन ने अगर संकल्प लिया है कि गली मोहल्ले
कॉलोनी, रोड, सड़क, नाली अगर अपन को स्वच्छ रखना है वो व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत की बात करें या नगर निगम क्षेत्रों की बात करें तो अगर एक कॉलोनी में एक ही व्यक्ति सफाई कर सकता है और गंदगी रहवासी कितने हैं, वहाँ काफ़ी लोग हैं, अगर सब लोग कचरा फेंकेंगे तो वो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है स्वच्छता कैसे अपन कर सकें, अपने गांव को कैसे स्वच्छ बना सकें, क्योंकि उसका लाभ अकेले उस व्यक्ति को नहीं जाएगा या उस सरपंच को नहीं जाएगा, उस विधायक या उस पार्षद या प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं जाएगा। अगर स्वच्छता का जो अगर अपन सोच लें कि स्वच्छता ही अपना जो संकल्प है उसको अपन को सिद्ध करना है, उसको अपन को अंतिम छोर तक पहुंचाना है, तो उसका काम स्वयं एक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को करना पड़ेगा। तो उसका का लाभ अपने दे रहे हैं कि समय की कमी है, माफी चाहूंगी, और हमारे तमाम दर्शकों को मुझे लगता है कि संदेश जरूर मिल गया होगा कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये संदेश दिया था, आह्वान किया था कि आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने पड़ोस को स्वच्छ रखना है, अपने संस्कृति और सभ्यता को अगर बचाना है तो स्वच्छता को आपको सरोकार को लेना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यही कह रहे हैं कि राजनीति से परे देशभक्ति ही स्वच्छता का भाव होना चाहिए। और आप तमाम दर्शकों का बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी चर्चा पर किया और तमाम दर्शकों को ये जानकारी भी ज़रूर मिली होगी कि अगर आप भी अपने आसपास स्वच्छता रखना चाहते हैं तो कृष्णकांत जी ने जो सुझाव दिए हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, आप ज़रूर करें। अभय कृष्ण मिश्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे चुटीले व्यंग आपने सुनाए। और कृष्णकांत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बस 2 लाइन यही कहना चाहूँगी कि सुंदर स्वच्छ समाज बने ये बापू जी ने ठानी थी, स्वच्छता की अलग हमें घर घर में जगानी थी, तन मन धन से अब हम अपने ये संकल्प उठाएंगे, भारत माता के आंचल में कोई न दाग लगाएंगे, धरती माता का मिलजुल कर हमको कर्ज चुकाना है, वसुंधरा की सुंदरता पर 4 चांद लगाना है, आने वाली पीढ़ी को भी यह संकल्प दिलाना है, भारत भूमि को मिलजुल कर विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनने के कगार पर हम आ चुके हैं, तो ये संकल्प जरूर उठाइए और 1 अक्टूबर को मिलजुल कर आप स्वच्छता अभियान में शामिल हो जाइए। और 2 अक्टूबर को जैसा कि पूरे देश में ये मिशन अभियान पूरे चरम पर होगा, तो मिलजुल कर हम अपने आसपास की स्वच्छता करें और अपनी आदत में से शामिल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। नमस्कार।